गुड इवनिंग स्टूडेंट। आज के इस वीडियो में लास्ट वीडियो में चौथे सेट की फिजिक्स कंप्लीट की थी, उसके आगे का पार्ट लेकर आए हैं। और इस वीडियो में केमिस्ट्री चौथे सेट की केमिस्ट्री लगाएंगे। तो 2022 के सेट नंबर 4 बीएम के खंड खा को देखिए। खंड खा में पहला प्रश्न कह रहा है, एक समीकरण दिया है BaCl2 plus Na2SO4 that for BaSO4 plus सोडियम क्लोराइड यानी NaCl। पूछ रहा है कि यह विक्रिया किस प्रकार की विक्रिया है। देखिए क्या हो रहा है, बेरियम क्लोराइड बेरियम सल्फेट में बदल रहा है और सोडियम सल्फेट सोडियम क्लोराइड में बदल रहा है, मतलब दोनों एक दूसरे को विस्थापित कर रहे हैं। तो यह विक्रिया होगी द्विविस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, किस प्रकार की अभिक्रिया होगी? द्विविस्थापन, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे को विस्थापित कर रहे हैं। बेरियम सोडियम को विस्थापित कर रहा है, सोडियम बेरियम को विस्थापित कर रहा है, तो द्विविस्थापन अभिक्रिया। ठीक है। लेड नाइट्रेट का सूत्र क्या होगा? तो लेड का सूत्र क्या होता है? Pb+2। ठीक है, और नाइट्रेट का NO3-, तो क्या बन जाएगा? PbNO3 का होल ट्वाइस। तो PbNO3 का होल ट्वाइस, यानी कि सेकंड आंसर जो होगा इसका वो राइट आंसर होगा। इसके बाद कह रहा है एथेनोइक अम्ल का सूत्र क्या है। देखिए एथेनोइक, ओइक मतलब C=OH आना चाहिए, तो इसका मतलब फर्स्ट जो ऑप्शन दिया वो तो गलत है। अब बचे ये तीन में अब ओइक है, इसका मतलब C=OH कार्बोक्सिलिक है। और एथेनोइक होने के लिए एथेन मतलब दो कार्बन होने चाहिए, दो कार्बन के लिए दो कार्बन के साथ कार्बोक्सिलिक समूह जिसमें हो वही एथेनोइक है। तो क्या है? CH3COOH, दो कार्बन है, COOH है। ठीक है, तो यही हो जाएगा आपका एथेनोइक अम्ल। ठीक है, अगला कह रहा है निम्न रेडॉक्स अभिक्रिया में ऑक्सीकारक और अपचायक चुनिए। देखिए ऑक्सीकारक और अपचायक चुनने के लिए सबसे पहले हम ये छांटेंगे कि इसमें ऑक्सीकरण और अपचयन अभिक्रियाएं कौन सी हैं। देखो ऑक्सीकरण और अपचयन क्या होती है? किसी पदार्थ में अगर ऑक्सीजन में वृद्धि हो रही है तो ऑक्सीकरण, या हाइड्रोजन में कमी हो रही है तो ऑक्सीकरण। ठीक है, और इसका उल्टा, अगर ऑक्सीजन में कमी हो रही है या हाइड्रोजन में वृद्धि हो रही है तो अपचयन। तो ऑक्सीकरण अपचयन देखिए, पहले H2S से सल्फर बना और SO2 से H2O बना। ठीक है, तो दोनों कंडीशन में यहां हाइड्रोजन से H2S का सल्फर में ऑक्सीकरण हो रहा है और SO2 का सल्फर में अपचयन हो रहा है। तो इसका मतलब H2S का सल्फर में और SO2 का सल्फर में, ये दो चीजें परिवर्तित हो रही है। यहां सल्फर की ऑक्सीजन में कमी हो रही है और यहां सल्फर की हाइड्रोजन में कमी हो रही है। हाइड्रोजन में कमी हो या ऑक्सीजन में वृद्धि, ऑक्सीकरण। तो इसका मतलब ये अभिक्रिया कौन सी है? ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। तो हम कह सकते हैं H2S से सल्फर में ऑक्सीकरण हो रहा है, तो H2S का ऑक्सीकरण हो रहा है, जिसका ऑक्सीकरण हो रहा है वो अपचयक है। ठीक है, क्या कहा? जिसका ऑक्सीकरण हो रहा है वो अपचयक, और जिसका अपचयन हो रहा है वो ऑक्सीकारक है, क्योंकि उसके कारण दूसरे पदार्थ का ऑक्सीकरण हुआ। ठीक है, तो देखिए यहां क्या हो रहा है, SO2 में ऑक्सीजन थी, ऑक्सीजन कम हो गई, ऑक्सीजन घट गई, ऑक्सीजन का निकलना मतलब अपचयन, ऑक्सीजन का बढ़ना मतलब ऑक्सीकरण। तो यहां SO2 का अपचयन हो रहा है, तो SO2 अपचयित हो रही है, तो इसलिए SO2 क्या है? SO2 का अपचयन हो रहा है, तो SO2 हो गया ऑक्सीकारक। क्या हो गया? ऑक्सीकारक। ठीक है, और H2S क्या हो गया? अपचयक, क्योंकि H2S का सल्फर में ऑक्सीकरण हो रहा था, हाइड्रोजन में कमी हो गई मतलब ऑक्सीकरण, ऑक्सीजन में कमी हो गई तो अपचयन। ठीक है, वही यहां देखिए हाइड्रोजन, यहां आयोडीन का Hi में और H2S का सल्फर में, यहां हाइड्रोजन की कमी हो गई तो क्या हो गया? ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण। और यहां हाइड्रोजन की वृद्धि हो गई तो क्या हो गया? अपचयन। ठीक है, हाइड्रोजन में कमी हो रही है तो ऑक्सीकरण और वृद्धि हो रही है तो अपचयन। अब किसका ऑक्सीकरण हो रहा है? H2S का, तो H2S क्या हो गया? अपचयक। और आयोडीन का क्या हो रहा था? अपचयन, तो ये क्या हो गया? जिसका अपचयन हो रहा है वो ऑक्सीकारक। उल्टा करना है। ठीक है, जिसका ऑक्सीकरण हो वो अपचयक, जिसका अपचयन हो वो ऑक्सीकारक।
इसके बाद छठे का खा प्रश्न कह रहा है खाने वाले सोडा बनाने की विधि का रासायनिक समीकरण लिखिए। तो खाने का सोडा बनाने की विधि का रासायनिक समीकरण क्या है? धावन सोडा Na2CO3 के जलीय विलयन में CO2 गैस प्रवाहित करने पर बेकिंग सोडा यानी खाने वाला सोडा प्राप्त होता है NaHCO3। यहाँ लिख दीजिए खाने वाला सोडा या खाने का सोडा। ठीक है, इसके बाद इसका उपयोग पूछ रहा था, तो इसका उपयोग क्या होगा? पेट की अम्लता दूर करने में, पेट की अम्लता दूर करने में, कच्चे दूध को खराब होने से बचाने में, ठीक है, ब्रेड, केक आदि खाद्य पदार्थों के निर्माण में, खाद्य पदार्थों के निर्माण में, ठीक है, इसके उपयोग हो जाएंगे। तो उपयोग लिख दिए, और भी लिख सकते हैं आप कोल्ड ड्रिंक्स के निर्माण में, शीतल पेय पदार्थों के निर्माण में, है ना, और कच्चे दूध को खराब होने से बचाने में। ठीक, आगे कह रहा है आधुनिक आवर्त नियम क्या है? तो आधुनिक आवर्त नियम क्या है? आधुनिक आवर्त नियम क्या है? मेंडलीव के आवर्त नियम में तत्वों के भौतिक और रासायनिक और उनके परमाणु भारों के आवर्ती फलन होते हैं, और आधुनिक आवर्त नियम में आप लिखेंगे कि तत्वों के भौतिक और रासायनिक और उनके परमाणु क्रमांकों के आवर्ती फलन होते हैं। ठीक है, क्या लिखेंगे यहां कि आधुनिक आवर्त नियम के अनुसार तत्वों के भौतिक तथा रासायनिक गुण उनके परमाणु क्रमांकों के आवर्ती फलन होते हैं। ठीक है, एक बार फिर बोल रहे हैं, सुन लीजिए, वीडियो को पॉज करके आप लिख सकते हैं। आधुनिक आवर्त नियम के अनुसार तत्वों के भौतिक तथा रासायनिक गुण उनके परमाणु क्रमांकों के आवर्ती फलन होते हैं। ठीक है, आगे इसमें कुछ और पूछ रहा था, आवर्त सारणी के किसी वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु त्रिज्या में क्या परिवर्तन होगा? तो आवर्त सारणी के किसी वर्ग में आप जब ऊपर से नीचे आएंगे तो उसकी परमाणु त्रिज्या में क्या परिवर्तन होगा? तो देखिए, किसी भी आवर्त में ऊपर से नीचे आने पर पहले तो आवर्त नियम लिखेंगे, तो लिखेंगे आधुनिक आवर्त नियम के अनुसार, पूरा लिख देते हैं, ठीक है, आधुनिक आवर्त नियम के अनुसार तत्वों के भौतिक तथा रासायनिक गुण उनके परमाणु क्रमांकों के आवर्ती फलन होते हैं। उसका पूछ रहा था किसी वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर तत्वों के परमाणु त्रिज्या में क्या परिवर्तन होता है, तो उसमें आप नीचे लिखेंगे पैराग्राफ चेंज करके कि किसी वर्ग अथवा समूह, ठीक है, एक ही बात है, वर्ग अथवा समूह में ऊपर से नीचे आने पर प्रत्येक बार एक नई कक्षा में इलेक्ट्रॉन के भरने के कारण परमाणु की त्रिज्या समूह में ऊपर से नीचे आने पर क्रमशः बढ़ती है। ठीक है, किसी भी समूह में ऊपर से नीचे आएंगे तो प्रत्येक बार एक नई कक्षा मिलेगी, जो आवर्त होता है उस कक्षा को प्रदर्शित करता है। तो प्रत्येक बार जब ऊपर से नीचे आओगे तो एक नई आवर्त यानी नई कक्षा में पहुंचेंगे, तो नई कक्षा में आने का
जो परमाणु त्रिज्या है वो बढ़ती जाती है। जैसे अगर हम बात करते हैं हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के पास, नाभिक के पास केवल एक कक्षा है, ठीक है। हाइड्रोजन के बाद लिथियम, लिथियम के लिए देखेंगे, ये हाइड्रोजन के लिए हो गया। इसके बाद लिथियम के लिए देखेंगे तो लिथियम क्या है, नाभिक है, उसके बाद एक कक्षा, दूसरी कक्षा, क्योंकि इसके पास केवल एक इलेक्ट्रॉन, इसके पास 3 इलेक्ट्रॉन, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनता है 2,1, ठीक है। इसका क्या बनता है, हाइड्रोजन का केवल एक बनता है, और लिथियम का क्या होता है 3, यानी 2,1। लिथियम के बाद हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम 11। पहली आवर्त नहीं चल रहे, सॉरी पहले वर्ग नहीं चल रहे, आवर्त बदल रहे हैं लेकिन वर्ग पहले ही है। 2, 8, 1, यानी 3 कक्षाएं हो गई। तो नाभिक के पास पहली कक्षा, दूसरी कक्षा, तीसरी कक्षा। तो जैसे जैसे कक्षाओं की संख्या बढ़ती जाएगी, नाभिक से दूरी बढ़ती जाएगी, और नाभिक से जो दूरी बढ़ेगी तो परमाणु की त्रिज्या भी बढ़ जाएगी। सोडियम के बाद पोटेशियम, 2, 8, 8, 1। इसी तरह से आप बढ़ा सकते हो, 1, 2, 3, 4। ये एक्सप्लेनेशन नहीं करना है, आपको केवल इतना लिखना है, ठीक है। तो हमने बता दिया आपको समझने के लिए कि किस प्रकार से तत्वों की परमाणु त्रिज्या बढ़ती है और क्यों बढ़ती है, ठीक है। इसके बाद कह रहा था 7वें का का देखिए, कह रहा निम्न यौगिकों के आयुपीएसी नाम लिखिए। तो देखिए कि आयुपीएसी नाम कैसे लिखेंगे। पहला आपको जो दिया है वो आपके सामने लिखा हुआ है C2H5 CH CH2 Cl और ऊपर लगा है OH। अब यहां ध्यान से देखिए कितने कार्बन है, 2, 3, 4, ठीक है। यानी ये C2H5 इकट्ठा लिखा हुआ है, इसको खोल के लिख सकते हैं इस तरीके से, C2H5 यानी CH3 और CH2, ठीक। कितने कार्बन हो गए, 1, 2, 3, 4, 4 कार्बन का नंबर डाल दीजिए, 1, 2, 3, 4। नंबर पीछे से डालेंगे क्योंकि OH दूसरे पर आएगा, आगे डालेंगे तो OH तीसरे पर जाएगा, पीछे से नंबर डालेंगे, 4 कार्बन के लिए ब्यूट हो गया। ब्यूटेन, OH लगाया तो ऑल, तो क्या हो जाएगा ब्यूटेनॉल, 2 नंबर पे लगाया तो 2 ब्यूटेनॉल, और 1 नंबर पे क्लोरीन आ गई तो 1 क्लोरो, ठीक है। तो लिखेंगे 1 क्लोरो, 1 क्लोरो ब्यूटेनॉल 2 या 2 ब्यूटेनॉल, एक ही बात है, ब्यूटेनॉल 2 या 2 ब्यूटेनॉल, ठीक है, ये हो जाएगा। ऐसे ही यहां देखिए ये C2H5 लगा, इसको भी खोल देते हैं, CH2 CH3। अब देखिए COOH, तो ये क्रियात्मक समूह हो जाएगा COOH, ठीक है। तो COOH के लिए ये हो गया कार्बोक्सिलिक अम्ल, पहला कार्बन ये, दूसरा ये हो गया, दूसरा, तीसरा, चौथा, 1, 2, 3, 4, 4 कार्बन के लिए ब्यूट हो गया। देखो 1, 2, 3, 1, 2, 3, अधिक सबसे बड़ी संख्या देखेंगे, सबसे बड़ी श्रृंखला करिए 1, 2, 3, 4, 4 कार्बन हो गया, 4 कार्बन के लिए ब्यूटेन, ओइक लगाया तो ब्यूटेनोइक, ठीक है। अब जो छूट रहा है उसको देखिए, तो छूट क्या रहा है, दूसरे नंबर पर 2 कार्बन लगे हुए हैं, तो दूसरे नंबर पर 2 कार्बन, दोनों को मैथिल पढ़ेंगे तो क्या पढ़ोगे, इसका नाम हो जाएगा 2,2 डाइमेथिल, डाइमेथिल, 2,2 डाइमेथिल और ब्यूटेनोइक, ठीक है, ये इसका नाम हो जाएगा। इसके बाद क्या है, खनिज और अयस्क में अंतर। तो खनिज और अयस्क में क्या अंतर है कि सभी खनिज अयस्क नहीं होते, जबकि सभी अयस्क खनिज होते हैं, ठीक है। वे खनिज जिनसे धातु पृथक की जा सकती है अयस्क कहलाते हैं। तो अर्थात सभी अयस्क खनिज होते हैं किंतु सभी खनिज अयस्क नहीं होते, ठीक है। इसके बाद कह रहा है निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, साबुन तथा अपमार्जक। तो साबुन क्या है, आठवां प्रश्न कह रहा है पहला, साबुन और अपमार्जक, इन पर टिप्पणी लिखनी है, साबुन तथा अपमार्जक। तो साबुन क्या है, लिखेंगे तेल अथवा वसीय अम्लों के क्षारीय जल अपघटन से, तेल अथवा वसीय अम्लों के क्षारीय जल अपघटन से ग्लिसरीन के अतिरिक्त बनने वाला पदार्थ साबुन कहलाता है, ठीक है। तथा अपमार्जक के लिए लिखेंगे वे पदार्थ जिनके निर्माण में तेल का प्रयोग नहीं किया जाता अपमार्जक कहलाते हैं, ये कठोर जल के साथ भी
आसानी से झाग देते हैं। ठीक, इसके बाद संक्षारण है। संक्षारण, तो संक्षारण क्या है? नमी तथा वायु की उपस्थिति में धातुएं धीरे धीरे ऑक्सीकृत होकर नष्ट हो जाती हैं, यह क्रिया संक्षारण कहलाती है। ठीक है, नमी तथा वायु की उपस्थिति में धातुएं धीरे धीरे ऑक्सीकृत होकर नष्ट हो जाती हैं, यह क्रिया संक्षारण कहलाती है। समजातीय श्रेणी, समजातीय श्रेणी क्या है? एक समान क्रियात्मक समूह वाले कार्बनिक यौगिकों को उनके बढ़ते हुए कार्बन परमाणुओं की संख्या के क्रम में रखने पर प्राप्त श्रेणी समजातीय श्रेणी कहलाती है। ठीक है, आप वीडियो पॉज करके आसानी से लिख सकते हैं। ठीक है, क्या बोला, फिर से एक बार बोल दे रहे हैं। एक समान क्रियात्मक समूह वाले कार्बनिक यौगिकों को उनके बढ़ते हुए कार्बन परमाणुओं की संख्या के क्रम में रखने पर प्राप्त श्रेणी समजातीय श्रेणी कहलाती है। इसके बाद कुछ समीकरणें पूछी हैं, क्या होता है जब। ठीक है, देख लीजिए इनको। क्या होता है जब, अथवा में पहला दे रहा है, केवल समीकरण लिखनी है। एथेनॉल को क्षारीय पोटेशियम परमैंगनेट के साथ गर्म करते हैं, तो एथेनॉल यानी एथिल अल्कोहल C2H5OH, क्षारीय पोटेशियम परमैंगनेट यानी क्षारीय KMnO4 की उपस्थिति में इसको जब गर्म किया जाता है तो ये ऑक्सीकृत होकर के एसिटिक अम्ल देता है CH3COOH प्लस H2। ठीक है, बैलेंस करने के लिए यहां 2 का गुणा कर देना, यहां लिख देना एसिटिक अम्ल, एसिटिक अम्ल या एथेनोइक अम्ल, एथेनोइक अम्ल एक ही बात है। आईयूपीएसी नाम एथेनोइक है, जनरल नेम एसिटिक अम्ल कहते हैं। दूसरा कह रहा है एथेनॉल को सल्फ्यूरिक अम्ल की आधिक्य में 160 से 70 डिग्री से गर्म करते हैं, तो एथिल अल्कोहल को यानी एथेनॉल यानी एथिल अल्कोहल C2H5OH को जब गर्म करेंगे 160 से 170 डिग्री सेल्सियस H2SO4 की आधिक्य में, तो ये भी C2H4 एथिलीन बनाएगा और H2O निकलेगा। ठीक है, यहां लिख देना एथिलीन, एथिलीन गैस प्राप्त होगी। तीसरा आपसे कह रहा है एसिटिक अम्ल सोडियम कार्बोनेट से अभिक्रिया करता है, तो एसिटिक अम्ल CH3COOH सोडियम कार्बोनेट के साथ Na2CO3, एसिटिक अम्ल किसी भी धातु कार्बोनेट या धातु बाइकार्बोनेट के साथ क्रिया करती है। लवण यानी CH3COONA जल और CO2 गैस देता है। ठीक है, लवण चेंज हो जाएगा जैसा धातु कार्बोनेट लेंगे, सोडियम कार्बोनेट का सोडियम का एसिटेट बन गया, कैल्शियम कार्बोनेट लेंगे कैल्शियम एसिटेट बन जाएगा। ठीक है, यहां लिख देना सोडियम एसिटेट। चौथा कह रहा है एथिल एसीटेट सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया करता है। एथिल एसीटेट यानी CH3COOC2H5 एथिल एसीटेट किससे क्रिया कर रहा है? सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ यानी NaOH के साथ क्रिया कर रहा है, तो ये बन जाएगा CH3COONA प्लस C2H5OH। ठीक है, एथिल अल्कोहल और सोडियम एसीटेट। पांचवा कह रहा है एथिल अल्कोहल सोडियम धातु के साथ क्रिया करता है, तो एथिल अल्कोहल C2H5OH सोडियम धातु के साथ क्रिया करेगा Na के साथ, तो बन जाएगा C2H5ONA प्लस H2 गैस। बैलेंस करने के समय 2 का गुणा कर देना, यहां पर H2 को छोड़ करके बैलेंस हो जाएगा। ये लिख देना सोडियम एथॉक्साइड, सोडियम एथॉक्साइड, एथॉक्साइड। ठीक है, नंबर 6 एथिल अल्कोहल को अम्लीय पोटेशियम डाइक्रोमेट के साथ गर्म किया जाता है, तो एथिल अल्कोहल C2H5OH ये भी ऑक्सीकृत होगा, सेम समीकरण यही बनेगी जो पहली बनी थी। ठीक है, केवल चेंज क्या होगा, क्षारीय KMnO4 की जगह पर अम्लीय पोटेशियम डाइक्रोमेट हो जाएगा K2Cr2O7, अम्लीय पोटेशियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7।
क्या बन जाएगा, सेम समीकरण यही बनेगा, CH3 COOH प्लस H2O, ठीक है, यहाँ लिख देना एसिटिक अम्ल एथिलोइक। और लास्ट है एथिल अल्कोहल की एसिटिक अम्ल के साथ सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में क्रिया की जाती है। तो एथिल अल्कोहल यानी C2H5OH एसिटिक अम्ल के साथ यानी CH3 COOH के साथ क्रिया करानी है सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में, संयुक्त हो जाएगा, ये बन जाएगा CH3 COOC2H5 प्लस H2O, ठीक है। इसे क्या लिखोगे, एथिल एसीटेट, एथिल एसीटेट, ठीक है। इसके साथ ही आपका ये सेट खत्म होता है। अगला सेट लेकर अगले वीडियो में आएंगे, जब तक आप इसको तैयार कीजिए। कोई प्रॉब्लम हो, कोई समस्या हो तो आप क्वेश्चन करके पूछ सकते हैं।